नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन। वक्त हो गया है उत्तराखंड के खास बुलेटिन का, जिसे अभी तक आप उत्तराखंड प्राइम के नाम से देखते आ रहे थे। इस बुलेटिन में दिन भर की हर बड़ी छोटी खबर आप देखते आ रहे हैं, मगर अब इस बुलेटिन को आप नए कलेवर में और खास अंदाज में देखेंगे, जिसका नाम अब पहाड़ प्राइम हो गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहाड़ प्राइम की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या मामले में देहरादून में 6 संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई है। ये संदिग्ध 2 कारों में सवार थे, जिन्हें उत्तराखंड एसटीएफ और पंजाब पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के दौरान पकड़ा गया। इन गाड़ियों में मूसेवाला की हत्या से जुड़े कुछ संदिग्ध सवार थे, जिन्हें उत्तराखंड एसटीएफ ने पंजाब पुलिस को सौंप दिया है। बताया जा रहा है कि पंजाब पुलिस के पास खास इनपुट था, जिस वजह से पंजाब पुलिस की टीम पहले ही देहरादून आ चुकी थी। इसी दौरान उत्तराखंड एसटीएफ के साथ मिलकर संदिग्ध गाड़ियों को रोका गया और उसमें सवार 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पंजाबी मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में देहरादून में 6 संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई है। पूछताछ उनसे जारी है। ये संदिग्ध 2 कारों में सवार थे, जिन्हें उत्तराखंड एसटीएफ और पंजाब पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के दौरान पकड़ा गया है। और रवि कैंतुरा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रवि, बताया जा रहा है कि 6 लोगों को संदिग्ध तौर पर पकड़ा गया है, उनकी गिरफ्तारी हुई है। पूछताछ उनसे अभी तक हुई होगी, क्या जानकारी लग पाई है? गुंजन, देखिए बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला के लगातार जो हत्यारे हैं और उन तक पंजाब पुलिस को पहुंचने की कोशिश कर रही है। और इसी बीच एक कड़ी ऐसी भी आई कि जब ये जानकारी हुई कि पंजाब की 2 गाड़ियां जो देहरादून में एंटर करने वाली हैं, और इसके बाद पंजाब पुलिस और उन्होंने देहरादून एसटीएफ की मदद ली है, यहाँ की लोकल पुलिस की मदद ली है, जिसके बाद 2 गाड़ियों को पकड़ा गया है। 6 ऐसे संदिग्ध हैं जिनको हिरासत में लिया गया है, और इसके बाद एसटीएफ उत्तराखंड ने अपनी कार्रवाई करते हुए इन सभी को पंजाब पुलिस को सौंप दिया है। किसी एक जगह पर इन सभी 6 संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर कोई ऑफिशियल बाइट अभी यहाँ पर किसी भी अधिकारी ने नहीं दी है, क्योंकि ये पंजाब से जुड़ा हुआ मामला है, बड़ा सेंसिटिव मामला है। लेकिन अभी तक जो एसटीएफ के सूत्र बताते हैं कि जो 6 लोग हिरासत में लिए गए हैं, ये कहीं ना कहीं किसी तौर पर जो हत्या हुई है, इस हत्याकांड से जुड़े हुए हैं। ये हत्याकांड में इनका क्या कनेक्शन है, इसको लेकर ही लगातार पूछताछ जारी है, जो कि पंजाब पुलिस कर रही है, क्योंकि पंजाब पुलिस को इन तमाम जो 6 संदिग्ध हैं उनको सुपुर्द कर दिया गया है। तो ये एक लिंक मिला था कि यहाँ पर जो ये लोग हैं ये पहुँचने वाले हैं, और ऐसे में उत्तराखंड एसटीएफ की मदद ली गई है। जो अभी तक एसटीएफ के सूत्र बताते हैं, कुछ ऐसी जानकारियां भी मिली हैं कि जो हत्या में जो गाड़ियां इस्तेमाल की गई हैं, उन गाड़ियों को मुहैया कराने के लिए भी जो लोग संदिग्ध जो इस वक्त हिरासत में हैं, उनकी कुछ मदद रही है हत्यारों के लिए। तो ऐसे में ये क्या पूरा मसला हो सकता है, किस तरीके से इनके तार उनके साथ जुड़े हुए हो सकते हैं, इन तमाम चीज़ों पर इस समय जो है पंजाब पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, लगातार पूछताछ कर रही है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो पटेल नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बिल्कुल जो नया लगातार जारी है, और जो 6 संदिग्ध गिरफ्तार हुए हैं उनसे पूछताछ भी की जा रही है। शुक्रिया रवि आपका जानकारी के लिए। अब बात बड़ी खबर की करेंगे, अल्मोड़ा से खबर, जहां अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री चंदन रामदास का बयान सामने आया है। शिक्षा विभाग से मान्यता ले प्रदेश के सभी मदरसे, बगैर मान्यता चल रहे मदरसों की रुक सकती है अनुदान राशि। बगैर मान्यता चल रहे मदरसों को सरकार की ओर से बंद किया जा सकता है। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। ये बड़ी खबर आपको बता दें, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री चंदन रामदास का बयान सामने आया है, जिसमें उनका कहना है शिक्षा विभाग से मान्यता ले प्रदेश के सभी मदरसे, क्योंकि कई ऐसे मदरसे हैं जो बिना मान्यता के प्रदेश में चल रहे हैं, और ऐसे मदरसों की अनुदान राशि भी रुक सकती है। देखिए, पूरे प्रदेश में 419 मदरसे चल रहे हैं और 192 मदरसों को हम सरकारी सहायता दे रहे हैं। मैंने बीच में विभाग की समीक्षा की है, और विभाग की समीक्षा में ये पाया है कि जिन मदरसों को हम धनराशि दे रहे हैं वो शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त नहीं है। और यदि कक्षा 5 तक का बच्चा मदरसों में पढ़ेगा और उसका कक्षा 6 में एडमिशन नहीं होगा, तो हम जो कहते हैं कि गरीब को, अनुसूचित जाति को, जनजाति को, पिछड़े वर्ग को, अल्पसंख्यक के बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, इस पर मुझे लगता नहीं है कि बिना शिक्षा विभाग के मान्यता के मदरसों की पढ़ाई को आगे लोगों का अच्छा हित हो सकता है। इसलिए मैंने चेतावनी दी है कि जिन मदरसों को हम धनराशि दे रहे हैं वो सबसे पहले वो शिक्षा विभाग से मान्यता कराएं।
यदि मान्यता नहीं कराएंगे तो प्रथम चरण में मैं शिक्षा विभाग से मान्यता अगर नहीं कराते हैं तो प्रथम चरण में हम सरकारी जो इमदाद है उसको बंद करेंगे, और आवश्यकता पड़ेगी तो हम मदरसों को भी बंद करने में कोई हिचकेंगे नहीं। ये मैंने साफ बात कही है। और चलिए अब बात करेंगे चंपावत में होने जा रहे उपचुनाव की। चंपावत सीट पर होने जा रहे मतदान की तैयारियां पूरी हो गई हैं। कल मतदान होने जा रहा है, जिसके लिए सभी पोलिंग पार्टियां अपने अपने बूथों पर पहुंच चुकी हैं। चंपावत के मतदान केंद्रों के लिए 151 मतदान पार्टियां रवाना की गई हैं। जिले के दूरस्थ मतदान केंद्रों के लिए रिजर्व में एक अतिरिक्त ईवीएम और वीवीपैट मशीन भी दी गई है। सभी संवेदनशील बूथों और नेपाल सीमा से लगे क्षेत्रों में सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त कर दिए गए हैं। तो कल चंपावत में मतदान होना है, उससे पहले तमाम तैयारियां मतदान की पूरी कर ली गई हैं। एक पोलिंग बूथ पे मौजूद हूँ। ये चंपावत विधानसभा क्षेत्र का सूखी ढांग का ये बूथ है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं मतदान से पहले की वो शुरू हो गई हैं। सभी पोलिंग पार्टियां यहाँ आ गई हैं। ईवीएम मशीनें भी यहाँ आ गई हैं। कल सुबह 7 बजे ट्रायल के साथ ईवीएम मशीनों को खोला जाएगा और मतदान यहाँ पर शुरू हो जाएगा। यहाँ अगर देखा जाए तो आप इस बूथ पर 750 के करीब मतदाता हैं, और ये 44 नंबर का बूथ है, मतदान केंद्र है, और सभी व्यवस्थाएं यहाँ पर चाक चौबंद कर दी गई है। ये एंट्री गेट है, आप इस साइड देखेंगे तो ये प्रवेश द्वार है, और प्रवेश द्वार से यहाँ से जो भी मतदाता आएंगे उनको यहाँ से एंट्री दी जाएगी, और उसके बाद वो अंदर जाकर यहाँ अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। पोलिंग पार्टियाँ आप देखेंगे तो यहाँ जो मतदान से पहले की जो व्यवस्थाएं होती हैं उनको कागजी जो कार्रवाई होती है वो कर रहे हैं, क्योंकि निर्वाचन आयोग को ये सभी जो कागजी कार्रवाई होती हैं उनको दिया जाना होता है, कितने बूथ हैं, कितने मतदाता है, और जो भी अपनी इनके कागजात होते हैं उनकी पूरी तरह से कार्रवाई शुरू हो गई है। और इस साइड आप देखेंगे तो ये जो ईवीएम मशीनें हैं और वीवीपैट है वो यहाँ पर रखी गई हैं। इनको कल बिल्कुल पीठासीन अधिकारी जो इस बूथ के हैं उनकी निगरानी में इनको खोला जाएगा, उसके बाद मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस बूथ पर 750 के करीब मतदाता हैं, और पूरे चंपावत क्षेत्र की बात करें तो 96,000 मतदाता यहाँ पर हैं। पीठासीन अधिकारी चंपावत सीट पर मतदान के लिए कुल 151 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। चंपावत सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या 96,213 है। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 50,171, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 46,000 के करीब है। कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा, जो कि शाम 5 बजे तक चलेगा। चंपावत सीट पर सीएम पुष्कर सिंह धामी और कांग्रेस की निर्मला गहतोड़ी के बीच टक्कर है। चलिए एक नजर इनके अब तक के सियासी सफर पर डालते हैं। सीएम धामी चंपावत से चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरी बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में साल 1990 से इन्होंने राजनीति की शुरुआत की। 2 बार बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। भगत सिंह कोश्यारी के ओएसडी पद पर काम भी कर चुके हैं। कांग्रेस की प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी के राजनीतिक सफर पर भी एक नजर डालें तो आपको बताएं 2 बार चंपावत से कांग्रेस की जिलाध्यक्ष रही हैं। हरीश रावत सरकार में दर्जाधारी मंत्री रह चुकी हैं। कांग्रेस में सक्रिय महिला नेता की इनकी छवि है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में इनकी गिनती होती है, और इस बार सीधा मुकाबला मुख्यमंत्री के साथ निर्मला गहतोड़ी का हो रहा है। और अब आपको दिखाते हैं कि चंपावत सीट पर हुए विधानसभा के पिछले 3 चुनाव में नतीजे क्या रहे थे। 2012 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी हिमेश खरकवाल की जीत हुई थी। आपको बता दें 2017 के विधानसभा चुनाव में मोदी लहर के बीच भाजपा के कैलाश चंद्र गहतोड़ी की जीत हुई, जबकि इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में भी चंपावत सीट पर कमल खिला था और कैलाश गहतोड़ी विजयी हुए थे। कैलाश गहतोड़ी ने अपनी सीट खाली की, उसके बाद मुख्यमंत्री सीट से उपचुनाव लड़ रहे हैं। और पंकज राणा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। तैयारियों को लेकर उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि कल 7 बजे से चंपावत की सीट पर उपचुनाव होगा। पंकज, किस तरीके की तैयारियां हैं? तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा होगा, क्योंकि सुबह 7 बजे से मतदान होगा। बिल्कुल, देखिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रदेश भर की जो भी चंपावत विधानसभा सीट के जो भी पोलिंग बूथ हैं उन पर सब पर पोलिंग बूथ की पार्टियां चली गई हैं। 151 के करीब पूरे बूथ हैं इस चंपावत विधानसभा सीट पर, और सब लगभग 4 बजे के करीब जो पोलिंग पार्टियां थी वो पहुंच गई थी। मैं इस वक्त टनकपुर विधानसभा जो क्षेत्र है चंपावत विधानसभा क्षेत्र का, वहाँ पर मौजूद हूँ। ये हरी राधे इंटर कॉलेज है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो बाहर पूरी जो पंपलेट हैं वो लगा दी गई हैं। जो भी प्रत्याशी हैं उनके नाम लिख दिए गए हैं। पीठासीन अधिकारी कौन है वो लगा दिए गए हैं।
हैं। ये निकासी द्वार है और अंदर की आप तस्वीरें मैं दिखाऊं आपको तो देखिए जो अंदर जो मतदान की जहाँ पे प्रक्रिया होगी वो बॉक्स यहाँ पर बनकर तैयार कर दिया गया है। उस पर सारे जो इंस्ट्रक्शन है वो लिखे हुए हैं, किस तरह से मतदान प्रक्रिया की जानी है और सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर ली गई हैं। और अब सुबह जो मतदाता है उनको इंतजार है कि सुबह 7 बजे का जब वक्त होगा तो मतदान की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो जाएगी। किस तरह की जानकारी है, व्यवस्थाएं हैं, वो हम जानेंगे। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय संवाददाता जो हमारे हैं अनुज शर्मा वो भी हैं। अनुज, किस तरह की तैयारियां हैं अभी, कितने यहाँ वोटर्स हैं, टोटल कितने बूथ बनाए गए हैं, क्या अभी तैयारियां? जी पंकज जी, यहाँ पर चंपावत विधानसभा जो है यहाँ पर कुल 96,016 वोट हैं और ऐसे में आपको बताना चाहूँगा कि जो तैयारियां हैं प्रशासन की तरफ से पूरी पुख्ता की गई हैं, क्योंकि सीमावर्ती ये क्षेत्र है और सीमावर्ती क्षेत्र होने के साथ साथ यहाँ पर जैसे सीएम इस बार मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं तो ये हॉट सीट हो गई है उत्तराखंड की और इसके देखते हुए पूरी व्यवस्था सुरक्षा की गई है। एसएसबी की सहायता ली गई है और भी जो सुरक्षा एजेंसी हैं वो पुलिस के स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर कोऑर्डिनेट कर रही हैं और व्यवस्थाओं को, सुरक्षा व्यवस्थाओं को चाक चौबंद रखा गया जा रहा है। तो बिल्कुल देखिए ये कहा जा सकता है क्योंकि स्थानीय स्तर पर सारी जानकारी है अनुज को, वो कई दिनों से कवर भी कर रहे हैं। तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, सीआरपीएफ की टुकड़ियां अलग अलग तरह से लगाई गई हैं, स्थानीय पुलिस के जो जवान हैं उनको भी यहाँ पर मुस्तैद किया गया है और जो एक बूथ के जो पीठासीन अधिकारी है उनको तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। कल चंपावत में उपचुनाव होगा। हॉट सीट इसलिए बन गई है क्योंकि खुद मुख्यमंत्री इस सीट से मैदान में है। मुकाबला है कांग्रेस की निर्मला गहतोड़ी के साथ। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। चंपावत में कल मतदान होने जा रहा है, मगर उससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी डोर टू डोर कैंपेन करने पहुंचे। इस दौरान सीएम धामी बाइक की सवारी करते नजर आए तो वहीं उन्होंने चाय और समोसों का लुत्फ भी उठाया। आप सोच रहे होंगे कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आखिरकार बाइक पर सवार होकर कहां जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने तो खादी कपड़े ही पहने हैं, ना ही वो नेताओं की दूसरी वेशभूषा में हैं। एक आम इंसान की तरह से पुष्कर सिंह धामी टी शर्ट पहनकर बाइक पर निकले हैं। मुख्यमंत्री धामी की बाइक सवारी की ये तस्वीरें चंपावत के टनकपुर की है, जहां मुख्यमंत्री बाइक पर सवार होकर डोर टू डोर कैंपेन पर निकले हैं। मुख्यमंत्री का अंदाज आप देखेंगे तो बाइक पे खुद चल रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। सीएम साहब, आज तो नया अंदाज है। देखिए, मैं इस क्षेत्र में बचपन से ही बाइक से, साइकिल से, ट्रक से बहुत बार आता जाता रहा हूँ। यहाँ पर बहुत सारे मित्र हैं और चूँकि चुनाव प्रचार बंद हो गया है, बीच में उनसे सबसे मिलने की इच्छा थी, मिल नहीं पाया। आज सभी से मिल रहा हूँ और बाइक से जाने में सुविधा है थोड़ा कि आसानी से सब जगह पहुँच जा रहे हैं, क्योंकि बड़ी गाड़ी से कई जगह नहीं पहुँच पाते हैं। कई लोगों से मुलाकात हुई है, वो आपके स्वभाव को लेकर बड़े खुश हैं कि सीएम साहब आए, चाय पी अभी आपने महादेव दुकान, वो कह रहे बहुत खुश हैं बहुत ज़्यादा। तो क्या लग रहा है आपको? लोगों का तो रुझान हो दिख गया है, लेकिन फिर भी आपको क्या उम्मीद है? नहीं, कल का दिन यहाँ के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है और यहाँ पर सारे रिकॉर्ड ध्वस्त होंगे और मतदान का भी और उसका आगे का भी। पिछले कई दिनों तक मुख्यमंत्री धामी ने चंपावत में खूब प्रचार किया। वो जनता के बीच गए, वोटों की अपील की। अब चूंकि चुनाव प्रचार खत्म हो गया है तो डोर टू डोर कैंपेनिंग पर निकले हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आप देख रहे हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभिनंदन कर रहे हैं तमाम लोगों से। बाइक पर वो निकले हैं और उनका ये कहना है कि बचपन से वो इन गलियों में बाइक से निकलते थे और आज बाइक से ही वो यहाँ पर हल्का रोड शो कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। पीछे भी एक बड़े संख्या लोगों की यहाँ मौजूद है, सिक्योरिटी के लोग भी उनके साथ चल रहे हैं। पूरे मार्केट में आप देखेंगे तो तमाम जो लोग हैं वो लगातार बाइक से उनके साथ साथ चल रहे हैं और डोर टू डोर कैंपेन करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी एक दुकान पर चाय और समोसे का आनंद लेते हुए भी नजर आए। मुख्यमंत्री के साथ पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी और राजेश शुक्ला भी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री धामी का ये अंदाज बेहद अलग है और इसी अलहदा अंदाज की वजह से पुष्कर सिंह धामी पूरे प्रदेश में लोकप्रिय हैं। एबीपी गंगा के लिए चंपावत से पंकज राणा के साथ अनुज शर्मा की रिपोर्ट। आगे बढ़ते और बात बड़ी खबर की। देहरादून से खबर, जहां कल नामांकन दाखिल करेंगी कल्पना सैनी, राज्यसभा प्रत्याशी के लिए नामांकन दाखिल करेंगी।
दोपहर 2 बजे विधानसभा में नामांकन दाखिल करेंगे। भाजपा ने कल्पना सैनी को राज्यसभा से टिकट दिया है। नामांकन के मौके पर मौजूद रहेंगे पुष्कर सिंह धामी। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, कल अपना नामांकन दाखिल करेंगी कल्पना सैनी। राज्यसभा से भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें भेजा है। एक सीट जो खाली हो रही है उस पर भारतीय जनता पार्टी ने कल्पना सैनी के नाम पर मोहर लगाई है। कल अपना नामांकन दाखिल करने के लिए दोपहर 2 बजे पहुंचेंगे और इस दौरान उनके साथ पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। देहरादून में ही होगा विधानसभा का बजट। बड़ी खबर आपको बता दें, गैरसैंण की जगह अब देहरादून में ही सत्र रखा गया है। 14 जून से 20 जून तक विधानसभा का बजट सत्र चलेगा। ये बड़ी खबर आपको बता दें, गैरसैंण की जगह अब देहरादून में सत्र रखा गया है। आपको बता दें कि पहले ये कहा जा रहा था कि गैरसैंण में सत्र हो सकता है क्योंकि चारधाम यात्रा भी चल रही है। ऐसे में देहरादून में ही विधानसभा का बजट सत्र इस बार होगा। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, गैरसैंण की जगह अब देहरादून में ही सत्र रखा गया है। 14 जून से 20 जून तक विधानसभा का बजट सत्र चलेगा। वहीं पिथौरागढ़ की दीक्षा जोशी ने यूपीएससी परीक्षा में ऑल इंडिया स्तर पर 19वीं रैंक हासिल की है। दीक्षा जोशी भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी की बेटी है। दीक्षा एमबीबीएस की पढ़ाई कर चुकी है। दीक्षा की इस कामयाबी से उनके परिवार सहित पूरे पिथौरागढ़ जिले में खुशी की लहर है। दीक्षा के घर में बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। उधर काशीपुर के जशपुर के रहने वाले अर्पित चौहान ने सिविल सेवा परीक्षा में 20वीं रैंक हासिल की है। अर्पित ने पिछले साल भी सिविल परीक्षा में 297वीं रैंक हासिल की थी। फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन है, एक रिलीफ मिल रहा है कि फाइनली जो इतने टाइम का एफर्ट था उसका एक रिजल्ट मिल गया है। तो सेटिस्फैक्शन आई थिंक मैं डिस्क्राइब करूँगी अपनी फीलिंग को। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यही रहेगा कि जो भी काम दिया जाता है, जो भी कैडर एलोकेट होगा, वहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो भी काम दिया जाएगा उसको जस्टिस करूँ। पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट की हैं उनको एक ग्रास रूट लेवल तक इम्प्लीमेंट कर सकूँ, तो यही मेन टारगेट रहेगा। काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है इस समय, क्योंकि पिछले साल से इम्प्रूवमेंट हुआ है और ये एक काफ़ी सालों से मेरा प्रयास था कि एक अच्छी रैंक यूपीएससी में आ सके, जो कि अब जाके सफल हुआ है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और मैं यही कहूँगा कि आप देखते हैं आगे जो भी सर्विस में जो भी कुछ हो सकेगा वो किया जाएगा। देहरादून में एक युवक अपनी मांग मनवाने के लिए मोबाइल टावर पर चढ़ गया और ये मोबाइल टावर से कूदकर सुसाइड की धमकी देने लगा। बताया जा रहा है कि युवक प्रदेश में भू कानून लागू करने की मांग कर रहा है। धामी जी तक जरूर पहुंचाए और एक एक उत्तराखंडी तक जरूर पहुंचाए। चाहता हूं कि मेरी देवभूमि की रक्षा हो। जिला प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली 15 दिन तक जो है। देहरादून में ये युवक भू कानून की मांग को लेकर टावर पर चढ़ गया। युवक की मांग है कि प्रदेश में जल्द से जल्द भू कानून लागू होना चाहिए ताकि पहाड़ के जल जंगल और जमीन को बचाया जा सके। साथियों, ये देवभूमि हमारी उत्तराखंड देवभूमि है और हमारे देवभूमि में जिस तरीके से लगातार जमीनें खोदने का काम और ये गुंडे मवाली उत्तराखंड में आ रहे हैं, इनको रोकने के लिए केवल एकमात्र जो है भू कानून था। और ये भू कानून ये लोग लगाना नहीं चाह रहे हैं, ये भूमाफियों को यहाँ पे बसाना चाह रहे हैं। सुरेंद्र सिंह रावत नाम का ये युवक पिछले कई दिनों से धरना दे रहा था, मगर इसकी मांग को गंभीरता से नहीं लिया गया, इसलिए टावर पर चढ़ गया और पुलिस प्रशासन की सांसें अटक गई। पिछले 15 दिनों से वो गांधी पार्क के बाहर एक नए सशक्त भू कानून और मूल निवास के लिए धरना देके बैठे हुए थे। इनका कहना है कि पिछले 15 दिनों में सरकार ने इनकी तरफ देखा तक नहीं, जबकि इन्होंने बार बार प्रशासन को भी और अपने सोशल मीडिया के माध्यम से ये बताया कि ये कितना ज़रूरी है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या प्रदेश में आम आदमी की आवाज़ को अनसुना किया जा रहा है? आखिरकार ऐसी नौबत क्यों आई कि एक युवक को अपनी बात रखने के लिए टावर पर चढ़ना पड़ गया? एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि केंतुरा की रिपोर्ट।